एक ऐतिहासिक शहर, आस्था का नगर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संभल की। वर्तमान में मुरादाबाद जिले से अलग कर नया बना हुआ जिला भीमनगर। इतिहास में शमलाग्राम पुकारा जाने वाला हिंदुओं का 28वां तीर्थ स्थल। लेकिन यही संभल एशिया की सबसे बड़ी मेहनता मंडी और सींग हड्डी उद्योग की नगरी भी है। भारत में विदेशी मुद्रा के भंडारण में इनका भी अहम किरदार है। सींग हड्डी उद्योग के प्रादुर्भाव का कुछ ठीक अनुमान तो किसी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन आदिकाल या फिर लगभग 100 सालों से अधिक समय से ये उद्योग गतिमान है। इसकी शुरुआत शायद सींग से बनी कंघी से हुई, जो मजबूत तो थी ही और आकर्षक भी होती थी। फिर आए इन्हीं कंघियों में नए डिजाइन। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई डॉट वाली कंघी ने। इसमें डॉट बनी होती थी जिसमें तेल भरकर बालों में कंघी करने से बालों की जड़ों तक तेल आसानी से पहुंच जाता था। यही थी इसकी मशहूर होने की विशेषता। कंघी के बाद सींग उद्योग में और गति आई। विकास के पहिए बने इसके कारीगर, जिन्होंने निरंतर नए प्रयोग कर सींग उत्पादन में विभिन्न आविष्कार किए। जैसे सींग की कंघी, लोहे के सरिये और ठोस सींग के टुकड़ों से निर्मित छड़ी, पिस्तौल की मूठ वाली लोकप्रिय छड़ी, रूल और हंटर जो ऊंचे तबके की शान बने। फिर वही सिगार पाइप पीते विलन पुरानी फिल्मों की जान बने। ये सब देन है सींग हड्डी उद्योग की। हामिद अली खां जो बचपन से जुड़े हैं इस कारोबार से, कहते हैं, मैं सन 61 से जब मेरी उम्र भी 12-13 साल की थी, जब से मैं इसमें घुसा हुआ हूँ। मैं जब से घुसा हुआ हूँ और सींग की सिर्फ यहाँ जो थी कंघी के अलावा कोई काम नहीं होता था, कंघी ही बनती थी। उससे पहले जब यहाँ हम लोगों ने ये कोशिश की कि भाई सींग से तो और भी कुछ बन सकता है, तो हमने सबसे पहले लैंप, रूल, बैंत, खिलौने बनाना शुरू किए। वह हमारे खूब बिके, खूब चले। और उसके बाद में जब हमने सैंपल बाहर पार्टियों को देना शुरू करे तो उसके ऑर्डर भी हमारे पास खूब आना शुरू हो गए। इतने ऑर्डर आना शुरू हो गए कि हमसे पूरे नहीं होते थे। हमने और लोगों को 50-40 आदमियों को हमने अपने यहाँ काम सिखाया, लड़कों को, और वो सीखने के बाद में खूब बड़ा हमने काम किया और काम करने के बाद में ऑर्डर पूरे करना शुरू किए। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती रही। पहले ये ब्रास के चादानियों के हैंडल बनने के लिए आने लगे तो उन्हें बनाए। उसके बाद में बाहर की पार्टियां आई। एक हमारे पास आई थी अमेरिका की, मिस रेलिस नाम था उसका। उसने हमसे कहा कि आप हमें बैंगल और नेकलेस और अंगूठियाँ वगैरह बनाइए। वो हमने 3 दिन बराबर उसके साथ मेहनत करके वो होटल में जाके उसे दिखाए। उसके बाद हमें ऑर्डर हुआ उससे जब ऑर्डर हुआ और हमने उसे दिए तो उसके बाद और लोगों ने भी उस चीज़ को बहुत पसंद किया। बम्बई के, दिल्ली के और जगह के जितने भी एक्सपोर्टर थे वो हमारे पास आने लगे और ऑर्डर देने लगे। समय बदला और इस उद्योग में भी बदलाव आया। इस उद्योग के विकास के उद्देश्य व कारीगरों के उत्थान हेतु सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संभल में प्रशिक्षण शिविर लगवाए गए, जिसमें कारीगरों को प्रशिक्षण, नवीन तकनीकी ज्ञान और आर्थिक मदद दी गई। इसमें प्रशिक्षित कारीगर अपनी कला को और निखार कर नवीन उत्पाद बनाने लगे। संभल के मोहल्ला हयात नगर और सराय तरीन में तेजी से नए सुंदर शोपीस बनने लगे। जहां हयात नगर के कारीगर सींग हड्डी से जानवर और मूर्तियां बनाने में दक्ष हुए, वहीं सराय तरीन के कारीगरों की निपुणता कड़े, माला, अंगूठी, बुंदे आदि अनेक प्रकार के निर्माण में बढ़ी। अच्छू खां सींग के कारीगर, ये हैंडीक्राफ्ट का ही काम है। लकड़ी वकड़ी का, जैसे हाथी घोड़े, हाँ, सीख फैला हुआ है। कटाई बनाई कर रहे हैं। इस समय तो हम घोड़े बना रहे हैं दुकान में अपनी। इसमें कटाई करती है, बनाई करती है, उसको जोड़ के बनाती है, तैयार करती है पूरा पीस। इसमें हम कम से कम लगे हुए थे 4 लोग। ये लाते हैं हम सराय तरीन से। इसको हम लाने के बाद में पहले हम काटते हैं अपने हाथ से, फिर हम इसको एक सार करते हैं प्रेस में रख कर, फिर हम इसकी कटाई बनाई जो आइटम में हमें निकालना होता है उसको हम तैयार करते, फिर हम बाजार में बेचते हैं मार्केट में। इसका रेट जैसे आदत होता है, कोई 20 रुपए का है, कोई 10 रुपए का है,
कोई 15 रुपए का है। हाँ, इसके हम पे फर में ही को फर में रख के कटिंग करते हैं। उसके बाद में हम इसकी बनाई एवरी लगाई छिलाई। नहीं, मुलायम तो नहीं करते, वैसे आरे के सामने कट जाता है। मुलायम तो हम पानी में डालने के लिए करते, पानी में डाल के उसको घंटा 2 घंटे के लिए हाँ आग में तपाते हैं उसको सीधा करने के लिए, जैसे कोई टेढ़ा होता है ठीक। फिर उसको हम सीधा करने के बाद में उसमें कटिंग होती है, फरवा रख के हम काटते हैं उसको, आदत निकालती है, तैयार करती है उसको हम। ये सींग 75-80 रुपए मिल जाता है हमें इस वक्त किलो। महंगा है सब बाजार में सींग जो हम लाती है, वो भी जाता है वैसे औसत जरा कम निकल लिया महंगाई की वजह से देखते हुए इस वक्त। महंगा बहुत है सींग मार्केट में, दिन भर में बहुत अगर आ तो 150-200 रुपये रोज पड़ जाते हैं एक आदमी को। हम उसमें 4 लोग लगे हुए कारखाने में। लाइट की प्रॉब्लम इतनी है कि लाइट टाइम पे आती नहीं बिल्कुल, 8-8 घंटे 12-12 घंटे भागी रहती है, उसमें भी कमी आती है, बहुत परेशानी है। सब बल्ब में सप्लाई बहुत समझो बहुत अगर तो 14-15 घंटे तो टाइम पे टाइम में आती है, उसमें भी भागी रहती है। अब जैसे हम सो रहे हैं रात को 10 बजे, रात को लाइट आ गई, 4 बजे तक रही, उठा टाइम हुआ तो लाइट भाग गई। अब ये चाहते हैं कि हम थोड़ा मतलब हमें सहूलत मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से, जो हमें परेशानी है कारोबार की नहीं है। तबीयत खराब हो जाती है इस काम में, सांस उखड़ता है। हयात नगर में कई ऐसे कारीगर हुए जिनकी वजह से ये कारीगरी विख्यात हुई। ऐसे ही एक कारीगर हैं जुनैद मोहम्मद। मैं मतलब हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ, खिलौने वगैरह बनाता हूँ और चम्मच वगैरह लकड़ी में, सींग में, हड्डी में, इस तरह का हम काम करते हैं। इसमें हम पहले तो सींग लाते हैं मार्केट से, और सींग लाने के बाद में उसका मतलब कटिंग करते हैं, फिर मतलब सिकाई होती है। इसकी सिकाई होने के बाद में हम अपना फर्मा रखने के बाद में उस पर मतलब कटिंग करते हैं और फिर उसको शेप दे के बनाते हैं। के बारे में हमें सांस में ज़रा मतलब परेशानी आती है और खांसी भी उठती है हमें। ये करीब 150 रुपये हमें पड़ जाते हैं। सामान बेच करके होता है, इसका ये है कि हमारी नहीं परेशानी जो है कि हमें पूरा दाम हमें नहीं मिल पाता। जो हम शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे रेट हमें कम मिलता, और हमें लाइट की बहुत परेशानी है यहाँ पे। और जो हमारे पास जो पैसा हम लगाए हैं अपने कारोबार में, वो हमारे पैसे के लिए बहुत किल्लत है, हमें इतना हमारे पास नहीं है सरमाया। इसमें हम खिलौनों में हाथी, घोड़ा, ये कि सारे खिलौने बना लेते हैं हम। सारे ये जो खिलौने वगैरह बनाते हैं सींगों से बनाते हैं, और लकड़ी से भी बनाते हैं हम, लकड़ी के भी खिलौने बनाते हैं। इसको छड़ लाते हैं मतलब पाइप, वो उसको काटने के बाद में पीसेस करने के बाद में और उसको हम फिट करते हैं इसमें। सींगों से जानवर, मूर्तियां और कई चीजें बनाकर हयात नगर के कारीगरों ने खूब ख्याति अर्जित की और इन्होंने अन्य कारीगरों को कारीगरी के गुर सिखाकर ये कला आगे बढ़ाई। मोहम्मद असलम, मैं मोहल्ला हयातनगर में रहता हूँ संभल में, और कंगी बनाता हूँ, सींग की कंगी। सलाहतरीन से सींग लाते हैं हम, घर पे कटता मशीन लग रही है आ रहेगी, इस पे काट के और सिकाई होती है, और मजदूर 2-4 लगे हुए हैं, ऐसे कंगी तैयार होती है। ये भैंस के सींग की कंगी बनती है। ये दांते जो निकालते हैं आरी से, हाथ से निकालते हैं, अड्डे में कंगी लगा के और हाथ से दांते निकाले जाते हैं। कंगी बनाने में पूरी कंगी तैयार कर देंगे, मतलब सींग काटना, सिकाई करनी, उसकी फिर छिलाई करके साइज में लानी, चौरसाई करनी, सारा काम ये हाथों से होता। और इसके बाद ये कंगी तैयार हो जाती है। पॉलिश पे मतलब औरतें कर लेती हैं। ये 35 साल हो गया काम करते हुए। काम ठीक है, अपना दाल रोटी का ही काम है, और क्या पड़ जाते हैं 150 पाउंड 200 रुपये रोज। मतलब ये परिवार के साथ ही काम होता है, तो इसमें 1-2 जने घर के बच्चे भी लगते हैं, कोई खास फायदा तो नहीं है। बस दूसरा काम इसलिए नहीं करते कि दूसरे काम के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, तो पैसा है नहीं इतना। ये 22 रुपये किलो आए, तो पीस के हिसाब से बिकती है। 60 रुपये दर्जन, 72 रुपये दर्जन, 84 रुपये दर्जन। बाहर जब व्यापारी बाहर के हैं, उनको पैसा मिल जाए, हमें तो मेहनत का पैसा ही पूरा नहीं मिल पाता। थोक व्यवसायी हैं, इनको दे देते हैं, ये अपने बाहर को सप्लाई करते हैं। सराय तरीन में भी हस्तशिल्प के नवीन उत्पादों का निर्माण व विकास हुआ। श्रृंगार के साथ साथ सींग के प्याले, कप, प्लेट, चम्मच, जग, फूलों के गुलदस्ते ही नहीं बल्कि डिब्बियां भी बनने लगी। सींग को आग में सेककर डाई की सहायता से अनेक नमूनों में छापे में बनने वाले बटन मिसाल बनकर रेडीमेड गारमेंट्स के साथ विदेशों में निर्यात हुए। वर्तमान में सींग का काला, भूरा कच्चा माल बनकर जापान, चीन, अमेरिका, अरब आदि देशों में जा रहा है। अरब देशों में तलवार और कृपाण की सींग से बनी मूठ अधिक पसंद की जाती है। हामिद अली खां के अनुसार ज़्यादातर तो जर्मन में, अमेरिका में और सऊदी अरब के मुल्कों में ज़रा कम है,
और सारे मुल्कों में है करीब करीब ही। समय बदला। गत 20 वर्षों में रासायनिक केमिकल के उपयोग से इस कारोबार में उत्पादों की सुंदरता, आकर्षण और शोभा में वृद्धि हुई है। लेकिन इन केमिकलों का प्रयोग भी आरंभ से आसान न था। शुरुआत में केमिकलों के उपयोगीकरण में कारीगरों को बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, लेकिन केमिकल के प्रयोग से उत्पादों की सुंदरता बढ़ी। इस उद्योग में भैंस, बैल, गाय, भेड़, बकरा इत्यादि सभी के सींग हड्डी प्रयोग होते हैं, लेकिन भैंस और बैल के सींग हड्डी उत्पाद अधिक आकर्षक होते हैं। ये मजबूत भी होते हैं, इसलिए अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। सींग कई प्रकार के होते हैं। बैल का सींग गोलाकार होता है। इसका ऊपरी सिरा ठोस और निचला सिरा खोखला होता है। ये काला और भूरे रंग का होता है। बैल के सींग में केले के पेड़ की तरह पर्तीलेपन का विकार भी होता है, जिसमें हस्तशिल्पियों को दिक्कत होती है और ये अधिक मात्रा में व्यर्थ होता है। भैंस का सींग लंबा, पतला और हल्का काला भूरेपन लिए होता है। ये ठोस व खोखला दोनों रूपों में होता है और इसमें पर्तीलापन नहीं होता। इन सींगों को आग की सहायता से सेककर डाई पंच की मदद से मनचाहा आकार दिया जाता है और फिर केमिकल रसायनों से पॉलिश करके मनचाहे रंग प्रदान किए जाते हैं। सींग से बने उत्पाद नमी वाले स्थान पर रखने से इनमें खुद ब खुद ही कीड़ा लग जाता है और ये विकृत हो जाते हैं। सप्लायर हामिद अली खां बताते हैं पूरी प्रक्रिया। जब एक आइटम को हमें बनाना होता तो सींग को लाने के बाद में हम सबसे पहले इसे प्रेस करते हैं। प्रेस करके फिर काटते हैं, छांटते हैं कि जितना हमें काम में लेना होता उसे काम में लेते हैं। उसके बाद में बाकी जो होता है ये रफ ये पिस जाता है और खत के काम में आता। इसे हम घिसने के बाद में खूब घिसा और घिसने के बाद में इसे छीलते हैं, फिर बारीक रेकमाल से एकसार करते हैं। फिर उसके बाद में शुरू में जो हम इस पे पॉलिश किया करते थे वो टाट से किया करते, स्याही लगा के स्याही बना के टाट से पॉलिश करते थे। उसके बाद में हमने जो देखा तो ये बफ चल पड़े हैं, मशीन चल पड़ी है, इससे मशीन से इस पे पॉलिश कर ओरिजिनल पॉलिश होती है। इस पे कोई कलर या कुछ नहीं किया जाता। जिस प्रकार सींग उत्पाद बड़ी कठिनाई से बनाए जाते हैं, उसी तरह हड्डी उत्पादों में भी कारीगरों की काफी मेहनत लगती है। बैल, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरा हस्तशिल्पी सभी की हड्डी का प्रयोग करते हैं, लेकिन भैंस और बैल की हड्डी का प्रयोग अधिक होता है। पहले आरे की सहायता से हड्डी के टुकड़े किए जाते हैं। आग में पकाकर केमिकल की मदद से चिकनाई धोकर साफ की जाती है। फिर मोटर की सहायता से आवश्यकता अनुसार इन्हें काटकर रंगा जाता है, क्योंकि रंगी हुई हड्डी से बने उत्पाद अधिक सुंदर होते हैं। हड्डियों से बने श्रृंगार उत्पाद विदेशों में अधिक पसंद किए जाते हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का साधन भी बनते हैं। इस व्यवसाय से जुड़े पुश्तैनी व्यापारी मोहम्मद गयूर। मैं स्पोर्ट्स सेंटर से बोल रहा हूँ। मुझे 20-22 साल हो गए इस उद्योग से जुड़े हुए। पुश्तैनी मेरा व्यवसाय है। ये मेरे से पहले मेरे ग्रैंडफादर के फादर भी जुड़े रहे, ग्रैंडफादर भी जुड़े रहे और मेरे फादर भी जुड़े रहे। मेरा फादर का नाम मोहम्मद फारूक था और मेरे ग्रैंडफादर का नाम मिस्टर मोहम्मद रफ़ीक उद्दीन था। मेरे दादाजी जो है 1936 से इसमें जुड़े हुए थे और उन्हें 1939 में उन्हें अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला था। 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से कि मेरे दादाजी दस्तकारी में बहुत होशियार और बहुत ही दस्तकार खूबसूरती से आर्टिकल को बनाते थे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस चीज़ को ग्रोथ किया है। उस समय जो कंघी और कुछ हाथ से काट कर सींग को काट कर वो कड़े वड़े और खिलौने उलौने और ये बैत के और ये सब चीज़ें बना करती थी। और इस चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट को सींग कलेक्ट कर और डोर टू डोर और इन गाँवों से, विलेजों से और दूसरी स्टेटों से कलेक्ट कर फिर इस प्रोडक्ट को हम हैंडीक्राफ्ट के रूप में बनाते हैं। और इस प्रोडक्ट को हम दूसरी कंट्रीज यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप में हम लोग इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस प्रोडक्ट की जो वेस्टेज भी होती है वो भी फर्टिलाइजर के यूज होती है, जो हम लोग खाद जिसे बोलते हैं। ये प्रोडक्ट जो है यूज वैसे भी जो बर्तन टाइप के, सींग टाइप के बर्तन भी बनते हैं इसमें। फोन और स्पून, ये चीज़ें, फोटो फ्रेम, पिक्चर फ्रेम, बॉक्सेस, काफ़ी आइटम इसमें बनती हैं। ये जो दूसरे मुल्कों में हम लोग बेचते हैं, जिसमें पिक्चर फ्रेम्स हैं, बॉक्सेस हैं, कटलरी आइटम्स हैं जो यूज़ होती हैं घरों में
और यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई लॉस नहीं, कोई नुकसान नहीं है उन चीज़ों से। सींग और हड्डी से जो टूथपेस्ट में इस्तेमाल की जाती है, फर्टिलाइज जिसे कहते हैं बॉन, तो बॉन जो है जो उसमें यूज़ किया जाता है, और इन्हीं प्रोडक्ट को इसकी जो वेस्टेज होती है उनमें भी हम खेती में यूज़ करते हैं। उस प्रोडक्ट को जो वेस्टेज होती है उसकी जो ग्रोथ करती है, गन्ना और आलू और इन चीज़ों से उसकी ताकत बढ़ती है उन चीज़ों से। और निर्यात तो सिर्फ हमारे वहाँ से US और इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, काफ़ी मुल्कों में होता है, और स्पेन, यूरोप में, और आपके US में, UK, और आपके गल्फ़ में भी हम लोग, ये चाइना, इस तरह के इन सब मुल्कों में जाता है। सींग उद्योग से 200-300 करोड़ की इनकम होती है, हर साल इनकम होती है। इस फॉरेन एक्सचेंज हिंदुस्तान में जो आया है, सींग जो हम लोग लाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, यहाँ से कलेक्ट करते हैं, और सींग को लाकर यहाँ पर हम पहले उसे बॉईल करते हैं, फिर उसे सफाई कर फिर उसके बाद उसकी बफिंग कर और इनके काट कर फिर उसके बाद पेस्टिंग वेस्टिंग की जाती है, फिर रफ फेयर किया जाता है उसे। फर्स्ट उसकी जो होती है बॉईल किया जाता है उसे, सेकेंड फिर उसे बॉईल करने के बाद ड्रायर में ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको कटिंग की जाती है, फिर रगड़ाई की जाती है, सफाई की जाती है, उसके बाद वो प्रोसीजर, फाइनल प्रोसीजर में जब बात को काफ़ी कटिंग पेस्टिंग के बाद फाइनल बफिंग के बाद उसे फाइनल पोजीशन में आता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है अपने मुल्क के लिए कि जो वेस्टेज है वो उस चीज़ को हम यूज़ करके दूसरे मुल्कों में बेच कर और फिर फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। इससे हमारी गवर्नमेंट अगर हमें फैसिलिटीज़ देगी तो हम और आगे इससे बढ़ा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि सींग हड्डी उत्पादन में जो कटिंग सींग हड्डी का बुरादा बचता है वो व्यर्थ नहीं जाता। इस बुरादे का प्रयोग जैविक खाद के रूप में कृषि जगत में किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। सींग हड्डी से निर्मित खाद विदेशों को निर्यात भी की जाती है और इस तरह हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। राशिद अली इस बारे में कहते हैं, देखिए 70-80 साल से हम हड्डी सींग के काम में लगे हुए हैं। देखिए जैसे रॉ मटेरियल ये सींग आता है, जैसे साबुत सींग आता है पूरा, फिर इसको जो है कुछ ये हैंडीक्राफ्ट वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग अपना जो हैंडीक्राफ्ट का उनको आइटम निकलता है वो अपना आइटम निकाल लेते हैं उसमें, तो उसका जितना भी वेस्टेज निकलता है वो एक खाद के रूप में हमारे पास आता है। उसे फिर हम लोग लेने के बाद में उसे दोबारा से हम लोग उसे प्रोसेसिंग करते हैं मशीनरी के द्वारा, और प्रोसेसिंग करने के बाद में उसका एक एक्यूरेट साइज़, एक प्रॉपर साइज़ बनाया जाता, जिससे वो खेती वगैरह में इस्तेमाल करने में लोगों को आसानी रहे और पैकिंग वगैरह में आसानी रहे। तो फिर उसके बाद में कुछ उसमें जैसे स्टीम दे करके भी एक नया तरीके से खाद बनाया जाता है। जैसे सींग की जो वेस्टेज आती है ये, इसका फिर स्टीम देने के बाद में लगाते हैं तो उसमें उसकी नाइट्रोजन की परसेंटेज उभर के आती है। तो जो खेती के अंदर डाला जाता है खेत, तो मेन जो यूरिया में इस्तेमाल होता है उसमें नाइट्रोजन, जैसे आपने देखा होगा कट्टे पे लिखा होगा नाइट्रोजन 46%। तो इसमें सींग के अंदर नेचुरल, चूंकि ये नेचुरल मटेरियल है, इसमें नाइट्रोजन 46% से भी ज़्यादा होता और ज़मीन को ये नेचुरली ताकत देता, ज़मीन को बंजर नहीं बनाता। तो ये जो सींग हम बनाते हैं इसका फर्टिलाइज़र एक तरह से खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं तो इसे खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है ये खेती के लिए। तो इसे यूरिया की जगह इसे इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि यूरिया जो है एक फसल में 3-4 बार यूज़ करा जाता है, और इसके लिए ये हमारा जो सींग का नेचुरल खाद होता ये साल में एक ही बार डालेंगे आप, तो साल भर जो है ज़मीन को ये ताकत देता रहता। ये संभल के कुछ लोग तो लोकल जो आसपास के किसान होते हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ तो वो हमारे यहाँ लोकल में तो बहुत कम ही लेकर जाते हैं वो लोग, लेकिन ये ज़्यादातर यूरोप वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है खेती में, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है ज़मीन को। निर्यात होता जैसे इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, और आपका और काफ़ी सारी पूरे यूरोप में, ये लगभग सारी कंट्रीज़ में, अमेरिका में भी जाता है। 90% हमारा जो प्रोडक्ट आउटपुट है वो एक्सपोर्ट ही है, विदेशी पैसा आता है, सरकार को भी लाभ होता है, और दूसरा हमारे यहाँ के जो संभल के काफ़ी छोटे लोग इकट्ठे लगे हुए हैं इस बिज़नेस से, तकरीबन मैं समझता हूँ संभल की आधी पॉपुलेशन इसी पे डिपेंड करती है, तो लोगों को काफ़ी सारा रोज़गार मिला हुआ। पूरे हिंदुस्तान से वो लोग संभल के लोग हमारे जाते हैं, वो सींग इकट्ठा करते हैं पूरे हिंदुस्तान के, नेपाल वगैरह भी जाते हैं, बांग्लादेश से भी लाते हैं, तो वो लोग अपने सींग वगैरह इकट्ठा करके और यहाँ संभल की मार्केट में लेकर आते हैं, तो काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है इससे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत लाभदायक है सभी के लिए। यूँ तो सींग हड्डी के उत्पाद आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस उद्योग के हस्तशिल्पी भी कम अभावों में नहीं रहते। कारीगर मुमताज खान, ये काम तो बहुत जमाने से चल रहा है। पहले कंघी बनती थी, उस जमाने में बहुत सस्ता सींग था, अब जिस दिन से कंघी कुछ कम हुई,
हैंडीक्राफ्ट का काम जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से मतलब ये कहने का सींग के दाम बढ़ते चले गए और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ बटने का काम शुरू हो गया, उसमें मतलब ये पैसा और बढ़ गया और जगह जगह फैक्ट्री में मतलब ये कि जो बॉलर लग गए और स्टीम होता है माल सींग का और जो मतलब वहाँ विलातों को जाता है या जिस काम में भी आता है, लिहाजा इस वजह से ज़्यादा मतलब उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है यहाँ तक। और सींग के दाम भी इतने हो गए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब हैंडीक्राफ्ट वाले क्या करें, बेचारे मजबूर हैं, हैंडीक्राफ्ट काम कैसे चले, इतनी महंगाई में मतलब ये कहाँ से ऑर्डर पकड़े। पहले सींग से 2-2.5 रुपए का 3 रुपए का रेट था, आज है सींग का दाम 70 रुपए, 80 रुपए, 75 रुपए, यहाँ तक 900 को, 125 को, 150 तक को बिक रही है। समझ फल फूल नगर ये है कि जब इतनी महंगाई में क्या फूल है, महंगाई लेकर आते हैं और महंगाई ऐसा है कि जब मतलब ये कारीगरों ने अपने कारखाने बंद कर रखे हैं और मजदूरों की मजदूरी वो मिल रही है, सींग आ रहा महंगा, तो बताओ वो बेचारे करें क्या, मजदूरी उनको नहीं मिल रही, तो इस वजह से उन्होंने काम छोड़ दिए। क्या कारीगरों को इस कार्य के चलते अनेक कठिनाइयों और दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली धूल से आंखों की रोशनी तो कम होती ही है, साथ ही खतरनाक बीमारी टीबी का भी जन्म होता है। इस कारण हस्तशिल्पी अल्पायु में ही मौत का ग्रास बन जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। महिला कारीगर मुन्नी बेगम थोड़ी अपना मेहनत ये है कि अपना 2-4 पैसे जो कुछ भी मिलेंगे तो हो रहते हैं भैया, हम घर में बाहर कहाँ जाएंगे काम करने, घर में ही कर सकते हैं हम काम। तो बतेरे हैं, इसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। परेशानी यही आवे कि अगर हाथ में लग गई तो हाथ छिल गए और खांसी तमाम उठती है, सब फेफड़ों पे धूल जमती है, पर मेहनत तो करते ही हैं हम, अपने पेट की खातिर तो सब कुछ करना पड़ता। अब बच्चे हैं छोटे छोटे हमारा, भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें मजबूरी के कारण, कोई ये थोड़ा ही। हस्तशिल्पियों की आर्थिक दशा भी कम शोचनीय नहीं है। कठिनाइयों से गुजरकर बनाए गए माल को इन्हें खुद ही बेचना भी पड़ता है। कभी माल बिकता है, कभी नहीं। और अगर कभी दुकानदार, निर्यातक अथवा अन्य किसी से ऑर्डर नहीं मिलता तो इन्हें खाली रहना पड़ता है। ये उत्पाद अधिकतर पर्यटन स्थलों पर ज्यादा मुनाफे में बिकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये स्थल संबल से बहुत दूर है। इस कारण भी कारीगरों का बहुत शोषण होता है। निर्यातक, सप्लायर, बिचौलिए और दुकानदार भी कम दामों पर माल खरीदते हैं और ग्राहकों को मनचाहे दाम पर बेचते हैं, जिससे कारीगरों को नुकसान ही होता है। कारीगर मोहम्मद गुलफाम। मैं सन 86 से इस फील्ड में हूँ हैंडीक्राफ्ट की, और शुरुआत मैंने जो की थी वो सीप के काम से की थी, और उसके बाद में सीखते सीखते फिर मैं ऑलराउंडर बन गया। इसमें सारी चीज़ें, सारे आइटम्स मैं बना लेता हूँ, सींग में, हड्डी में, सीप में, लकड़ी में, केमिकल में, सभी तरह के मैं आइटम्स बना लेता हूँ। मेन परेशानियाँ जो यहाँ पर आती हैं हमारे लिए, तो सबसे पहली परेशानी हमारे लिए लाइट की है। लाइट बिल्कुल नहीं आती है तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आती है, 5 मिनट आ गई, आधा घंटा भाग गई, ये पोजीशन है। और इसके अलावा जब हम यहाँ काम करते हैं मोटर पर तो हमको लाइट वाले ज़्यादा परेशान करते हैं। वो हमारा शोषण इसलिए करते हैं कि हम ये ग्राइंडर मंजूरी से ज़्यादा वोल्टेज के चला रहे हैं, इस तरह की बातें वो करके हमको हमारा शोषण करते हैं। और हमें गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई सहूलत नहीं है। इसके अलावा हमें लोन की प्रॉब्लम है, और लोन की प्रॉब्लम के अलावा जब हम माल तैयार कर लेते हैं, मार्केट की बहुत बड़ी समस्या है। हमें ये खुद लेकर जाना पड़ता है, मार्केट हमें खुद तलाश करनी पड़ती है। हमारे आसपास में जैसे हम लोकल में तो ये हरिद्वार, सहारनपुर, ऋषिकेश वगैरह हैं। इसके अलावा दिल्ली है, दिल्ली के अलावा शिमला वगैरह या फिर कन्याकुमारी। अगर ज़्यादा दूर जाते हैं तो हमको खर्च की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें आमदनी नहीं हो पाती। और ऑर्डर आने पर जब अगर हम सैंपल बनाकर किसी सप्लायर को या बायर को या एक्सपोर्टर को देते हैं तो वो उस ऑर्डर में वो हमारा शोषण करता है। वो हमारा पीस किसी और कारीगर के पास ले जाता है, उस कारीगर के से वो कम रेटों में काम करवा लेता है। वो क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी पर यकीन रखता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर भी हमें मार्केट की प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इतना पैसा नहीं है। हम किस तरह से इस चीज़ को करें ये हमारी समझ में नहीं आता। नए से नए डिज़ाइन तो हम बना लेते हैं, लेकिन मार्केट तक पहुंच पाना हमारा इतना आसान नहीं हो पाता। यदि केंद्र और प्रदेश सरकार इस ओर उचित ध्यान देकर सार्थक कदम उठाए तो शायद हस्तशिल्पी और हस्तकला दोनों पतन से बच सके। सींग हड्डी उद्योग के पतन का एक मुख्य कारण कम बिजली सप्लाई भी है।
इस उद्योग में विद्युत का अधिक से अधिक प्रयोग होता है, लेकिन कम विद्युत आपूर्ति की वजह से ये उद्योग दम तोड़ता नजर आ रहा है। सप्लायर हामिद अली खां कहते हैं, बात तो ये है कि लाइट का फुल इंतजाम होना चाहिए। लाइट का ऐसा है कि लाइट तो हमें 6 घंटे भी पूरी नहीं मिल पाती, जिससे हमारे काम के अंदर बहुत बांधे आते, जिसकी वजह से ये सारा का सारा लाइट के ऊपर है। तो हम लाइट का इंतजाम होगा तो मशीनरी का कुछ इंतजाम करेंगे और गवर्नमेंट को हमारी सहायता करनी। मेरा तो ये है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट के काम करने वाले हैं इनके लिए कोई डिजाइनर भी होना चाहिए। लाइट की भी समस्या जो है वो पूरी होनी चाहिए। वर्तमान में सींग हड्डी उद्योग पतन के संकट से गुजर रहा है। कारीगरों को कच्चा माल महंगा मिलने लगा है और इस महंगी लागत के बाद तैयार माल के दाम बहुत कम है। निर्यातक, दुकानदार और अन्य लोग सारा मुनाफा चट कर जाते हैं और हस्तशिल्पी फाकों पे जीते हैं। और आज इसी कारण इस कला के कारीगर अन्य मजदूरियों को करने के लिए विवश हैं। सुविधाओं के अभावों के चलते आज ये कला दम तोड़ने के कगार पर खड़ी है। सहारा देने आगे आए बैंक के सहायक प्रबंधक श्री अनिल कुमार कश्यप। संभल शहर एक बहुत पुराना शहर है। सींग उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है संभल में और काफी परिवार इससे चलते हैं। जहाँ तक बैंक का सवाल है, बैंक अपने स्तर पर काफी इनको जितने भी कारीगर लोग हैं सींग उद्योग में काफी योगदान देता है। बहुत से कारीगर आते हैं हमें लोन लेने के लिए, हम उनको अच्छी तरह से सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि शुरू में हम लिमिट कम की बनाते हैं। जब व्यवसाय देखते हैं अच्छा तो काफी उसको लिमिट को बढ़ा भी देते हैं ताकि उनको व्यवसाय में कोई परेशानी ना हो। लगभग 200 आर्टिजन हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं इस कार्य के लिए। हम अपनी इनको एक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है इनको वो दूर करते हैं। हम लोग इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है इनके व्यवसाय में वो सारी समस्याएं इनकी दूर की जाती है। हाँ, ऋण देते, खाली ऋण देते हैं हमको। ऋण हम 1 लाख की लिमिट बनाते हैं शुरू में, लेकिन जब जैसे इनका व्यापार बढ़ता जाता है तो लिमिट बढ़ाते जाते हैं। छूट कोई नहीं है फिलहाल। जनरल लोन दे देता है जो बैंक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके तहत हमको लोन देते हैं। खादी ग्राम उद्योग के द्वारा जो भी एप्लीकेशन आती हैं वो खादी ग्राम उद्योग के द्वारा 4% पे ब्याज उपलब्ध वो लोन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जो भी पैसा जो इससे ज्यादा जो बैंक जो लेता है 4% के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी खादी ग्राम उद्योग उपलब्ध कराता है हमको। बाकी ऋण जो बैंक उपलब्ध कराता है। संभल के सींग उद्योग का बहुत अच्छा भविष्य है। अच्छे कारीगर लोग यहाँ पे और काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी तरक्की पर है। सरकार को भी इस हस्तशिल्प और इससे जुड़े हस्तशिल्पियों के जीवन और कला सौंदर्य को बचाने के लिए आगे आना ही होगा, अन्यथा हम अपनी प्रतिभा को खो देंगे। एक शहर की सालों पुरानी शान, पहचान, जान खो देंगे। लेकिन एक आशा है कि जब तक जीवन है तब तक सृजन है, और जब तक सृजन है तब तक हस्तशिल्प और हस्तशिल्पी का संवर्धन है।